चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए एक अच्छी पहल बनी थी। लेकिन बीच में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान तो ये सब बाधित हुआ। लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के को, जिन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के और यहां पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट वक्ता हैं और उनकी बातों को उतनी ही विस्तार से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए था। लेकिन ये एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये वास्तव में आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता के अनुरूप उठाए गए कदम अपने परिणाम भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं। और परिवर्तन, याद रखना, ये प्रकृति का नियम होता है। अगर परिवर्तन के साथ हम नहीं चलेंगे तो स्थिति हमारी वैसे ही होती है जैसे जमे हुए पानी की होती है, उसमें सड़न आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी और जड़ता हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ कोई भी काया उसकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर हमने निर्णय लेने में समय गंवाया तो समय हमें गायब कर देगा। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब की भूमिका भी उसी प्रकार की प्रासंगिकता है जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं। अभी हमने इस देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को संपन्न किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये देश आजादी के 75 वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ा रहा, आपने देखा होगा, पता नहीं 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, देश में खुशी थी लेकिन विभाजन का गम भी था। 1947 में भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया था कि नहीं लहराया था, हम नहीं कह सकते। लेकिन देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा के माध्यम से हर परिवार को आजादी के इस महोत्सव के साथ जोड़ने का काम भी किया। ये बदलाव हुआ भारत परिदृश्य है, ये परिवर्तन आप सबने महसूस किया होगा। कैसे हर घर में तिरंगा लहराया था और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। आवश्यकता पड़ी तो देश के कानून में संशोधन किया गया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपने घर के ऊपर लगाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। बड़ी हवेली से लेकर के एक झोपड़ी तक जब एक जैसा तिरंगा दिखता है तो लोकतंत्र का एक रूप बोलता है। यही लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है, जो समान रूप से हर एक जगह समान रूप से दिख रहा था, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, गांव गली से लेकर के दिल्ली के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के गलियारों में और झोपड़ी से लेकर के राजप्रासादों तक ये तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। यही बदला हुआ परिदृश्य है और बदले हुए परिदृश्य
को किस रूप में, इसको अचानक लाने में, अचानक नहीं लाया गया, इसके लाने के लिए कुछ प्रयास हुए हैं। और किस प्रकार के प्रयास हुए हैं, ये हम सब ने इस बात को देखा होगा। ये देश आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, भारत को उपलब्धियां भी उसकी मिलनी प्रारंभ हुई। आज के दिन पर नए दुनिया में हम क्या देख रहे हैं? दुनिया की ताकत का एहसास दुनिया की अर्थव्यवस्था के माध्यम से, उस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। ये भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है। विगत 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो रिफॉर्म किए गए, जो प्रयास किए गए, भारत का जो परसेप्शन बदला गया, भारत के बारे में आम नागरिकों को और दुनिया के सामने भारत के बारे में जो धारणा थी, उसके बारे में जो दुनिया को बताया गया, आज उसका परिणाम क्या है? हर व्यक्ति आज इसको सोचने के लिए मजबूर हुआ है कि नहीं, भारत के बारे में लोगों की सोच बदली है, भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं, भारत को लोग अच्छी दृष्टि से देखने लग गए हैं। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, आज देखने दिखाई दे रहा है, और संजोग से वह आ भी गया। आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अभी चल ही रहा है। भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बना है। और यही नहीं, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, G20 के वे देश जिनमें दुनिया की आबादी का 60% आबादी निवास करती है, वे 20 देश जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% जीडीपी पर अधिकार है। ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर अधिकार है। उन 20 देशों का, G20 के देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है, और इस अवसर पर भारत को आयोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दुनिया आएगा ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन हैं, उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ रहा है। ये नया भारत है, और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के हर स्तंभ को, जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत दिखती है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते थे, जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य वादों में बांटते थे, वे फेल हो गए। कोरोना महामारी के दौरान उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए। वे अपने देश को एक नहीं कर पाए, लेकिन भारत, मोदी जी ने कहा ताली पीटो, पूरा देश एक साथ ताली पीट रहा था। 140 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीट रहा था। मोदी जी ने कहा लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा है। मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अपने घरों में बंद हुए। और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है, दोनों एक साथ चलेंगे। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को भी चालू किया, अनुशासन का पालन किया। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, कोविड का प्रबंधन और आम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव, उसका एक आदर्श उदाहरण है। और यही कारण रहा है 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज के इस बदलते हुए प्रदेश
हम सबको भी अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अगल बगल के राज्यों से भी लोग अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं। और हम सब एक मानवीय संवेदना उन सबके प्रति भी रखते हैं, रखना भी चाहिए। आखिर हमारे देश का नागरिक है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते हुए उस परिदृश्य में अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलते हुए इस प्रदेश को देखा है। गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है, और उस बदलते हुए प्रदेश में सरकार ने निर्णय लिए। जब हम लोग निर्णय ले रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पे जब निर्णय लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई निर्णय अचानक एक झटके में ले लेते हैं, या कोई कानून बनता है एक झटके में नहीं बनता। अलग अलग स्टेजेस में इस पर चर्चा होती है, व्यापक विचार विमर्श होता है, फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं डाली जाती हैं, नहीं आ पाती, या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते। उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक तो नहीं लागू हुआ है, लेकिन जब बहुत बार लोगों को लगता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं लोगों को लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ा है। ये भारत के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा तो भाइयों बहनों, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 1/5 पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छुड़ जाएगी तो फिर वो समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में फिर समय लगेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा, उससे अच्छे अनुकूल वातावरण भी देना पड़ेगा और परिणाम भी देने पड़ेंगे। इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार होना होगा। और विगत 5.5-6 वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश अकूत पोटेंशियल का स्टेट है, अपार संभावनाएं इसमें, प्रकृति की भी और परमात्मा की भी असीम कृपा इस पे है। और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिल रहा है, तो परिणाम भी अपने आप ही आएगा। हमें प्रयास करना है, और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का हम पालन करते हैं, टीम वर्क परिणाम देती है। और टीम वर्क जब परिणाम देती है तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में परिणाम देखे होंगे। लोगों को आशंका थी उत्तर प्रदेश का क्या होगा, और अभी तो कोविड की ही आशंका थी। इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से पलायन शुरू हो गया था। मुझसे पूछा गया, इतने लोग आएंगे क्या करेंगे? मैंने कहा निश्चिंत रहे, उत्तर प्रदेश सब संभाल लेगा। मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे? एक तो कोरोना का भय, और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे। मैंने कहा कितने आएंगे? कहा आपको अंदाजा नहीं, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो मैंने कहा 1 करोड़ तो मैं भी जानता था, 1 करोड़ तक लोग आएंगे।
लोगों ने कहा कहां आप रखेंगे इनको? मैंने कहा आपको यूपी की ताकत का पता ही नहीं है। हमारे पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। अगर एक एक यूनिट में मैं 1 या 2 लोगों को समायोजित करूंगा तो 1 करोड़ लोग तो उसी में आ जाएंगे, वैसे ही आसानी से आ जाएंगे। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है। जितना अन्न हम वर्तमान में पैदा कर रहे हैं, इससे 3 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखती है यहां की धरती। जल संसाधन, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। ये सब हमारे पास है, इसलिए यहां से यूपी से निश्चिंत रहिए। यूपी में हम, और आपने देखा होगा, बहुत सारे राज्यों ने अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां लेने से इनकार कर दिया था। हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो आएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के उन सबको यहां पे रहने की व्यवस्था दी, उनकी खाने की व्यवस्था की, उनके उपचार की व्यवस्था भी की, और फिर जब उन राज्यों ने अपने यहां के द्वार खोले वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की और सम्मानजनक ढंग से उनको उन राज्यों तक पहुंचाने का काम भी किया। एक मानवीय पक्ष था और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी था कि संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है। इस देश की लड़ाई में हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। ये परिणाम आते हैं। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई को आपने देखा होगा। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से नवंबर तक का माह यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में भय और दहशत के लिए जाना जाता था। पता नहीं कब ये बीमारी किस बच्चे को अपने चपेट में ले ले और किसको निगल ले। एक भय, एक आतंक, एक दहशत। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई है इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद हुआ करते थे, क्योंकि एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, इसलिए मौतें ज्यादा गोरखपुर में होती थी। सभी जगह के लोग आते थे, गोरखपुर में ही यही मौतें होती थी। आज आप देख रहे होंगे प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, समन्वय, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है। 95% आज इंसेफ्लाइटिस की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है। और